मैं हूं दीपक चौरसिया। 3 साल मोदी सरकार, इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मोदी सरकार 3 साल पूरे करने जा रही है और 3 सालों के दौरान उसने क्या किया, विपक्ष इस बारे में क्या सोचता है, क्या विपक्ष का नेतृत्व 2019 के अंदर मोदी को चुनौती देने में सक्षम है, या फिर जो सरकार ने पिछले 3 सालों के अंदर किया है और आने वाले 2 सालों में करने वाली है, उसका जनता को एक बार फिर से समर्थन मिलेगा। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। रणदीप सुरजेवाला जी, जो कि कांग्रेस के मीडिया सेल के प्रभारी हैं, मीडिया के इंचार्ज हैं, और साथ ही साथ सुधांशु त्रिवेदी जी, जो कि नेशनल स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी के। रणदीप जी, आपने जब 3 साल पूरे हुए थे, जिस दिन शपथ ली थी, उसके हिसाब से आपने कैलकुलेट किया था और एक बड़ी भारी प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि ये भी असफल रहा, ये भी असफल रहा, ये भी असफल रहा। लेकिन हाल ही के चुनावों को अगर देखा जाए तो उसमें तो बंपर मेजोरिटी मिली है बीजेपी को। तो आपको क्यों लगता है, जनता तो जिता रही है, आपको क्यों लगता है कि सरकार असफल रही? अगर मैं दीपक भाई 2 लाइन में 3 साल की भारतीय जनता पार्टी की परफॉर्मेंस को आंकूं तो मैं ये कहूंगा, भाषण और प्रचार, लीपापोती सरकार। क्योंकि कुछ पायदान हैं जिस पर किसी भी सरकार को आंकने की आवश्यकता है। सबसे पहला पायदान है इस देश के नौजवान का, क्या नौकरियां उपलब्ध हैं। 2 करोड़ रोजगार हर साल देने का वायदा करके सत्ता में आई भारतीय जनता पार्टी सरकार और प्रधानमंत्री जी, उनके लेबर ब्यूरो के आंकड़े कहते हैं कि 1,35,000 नौकरी सालाना वो दे रहे हैं। इस हिसाब से 10 करोड़ नौकरी देने में 600 साल लगेंगे। दूसरा, इस देश का किसान जो 62% है, जिसको वायदा किया था लागत पर 50% मुनाफा देने का, आप फरवरी 2015 को शपथ पत्र देकर कहते हैं कि लागत पर 50% मुनाफा किसान को नहीं दिया जा सकता। 35 किसान हर रोज आत्महत्या करते हैं। एनसीआरबी का डेटा कहता है 1 साल में 12,062 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। बेटियों महिलाओं की सुरक्षा का हर 9 मिनट में इस देश में एक बेटी के साथ बलात्कार हो रहा है। उद्योग धंधा, ईज ऑफ बिजनेस का पहले भी हम 130 नंबर पे थे, आज भी 3 साल के बाद 130 नंबर पर हैं। पहले जितने स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स थे उनकी संख्या बढ़ गई। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन गिर रहा है और 63 साल में सबसे ज्यादा कम ऋण छोटे और मध्यम उद्योग इस समय ले रहे हैं, यानी नौकरियां, उद्योग धंधा नहीं चल रहा। किसी से भी पूछिए वो कहेगा धंधा मंदा है। अगर धंधा मंदा है, कृषि संकट में है, नौजवान को रोजगार नहीं मिल रहा और समाज में टकराव और घृणा, भारत क्या है? भारत की ताकत यह है कि मैं हर व्यक्ति को अपने साथ लेकर चल सकता हूं। मैं भारत हूं, हम सब भारत हैं। और भारत की आत्मा जो पाकिस्तान से हमको अलग करती है, उसकी यही खूबसूरती है कि आप मुझसे असहमत हो, आप मेरे बारे में अच्छी बात या बुरी बात कहें, आपको आजादी है, मुझे भी आजादी है, खाने की, पहनने की, घूमने की, बात करने की, जाने की, इन सब पर अंकुश लगा है। ठीक, तो वो क्या है जो रास्ता और मार्गदर्शन जिसका आदरणीय मोदी जी ने वायदा किया था, एक ऐसे नौजवान के तौर पर जो लगभग जिंदगी के बीच में पहुंच गया, मुझे वो रास्ता, वो मार्गदर्शन, वो उम्मीद की किरण नजर नहीं आती। उम्मीद सबसे बड़ा चीज थी जो 2014 में लोगों को मोदी जी ने दी है। रणदीप सुरजेवाला जी का यह आरोप है कि उस उम्मीद की कसौटी पर मोदी सरकार खरी नहीं उतरती। इसका मतलब 3 साल के अंदर की बातों को ये सिर्फ जुबानी जुमला मानते हैं, ऐसा इनका संकेत है। यदि इन लोगों की बात में तनिक भी सच्चाई होती तो भिन्न भिन्न मीडिया हाउसेस के सर्वेक्षणों से लेकर टीवी चैनलों पर जो 3 वर्ष के सर्वेक्षण बनाए गए हैं, वहां से लेकर हाल में संपन्न विधानसभा चुनाव और जितने भी उपचुनाव हुए, असम से लेकर चंडीगढ़ का नगर निगम, मुंबई के नगर निगम से लेकर मध्य प्रदेश और राजस्थान तक के उपचुनाव तक जनता का समर्थन ऐसा नहीं होता। समस्या क्या है, इनको ये सब कुछ क्यों नहीं दिखाई पड़ रहा है? तथ्यात्मक उत्तर मैं अभी दूंगा, पर एक सैद्धांतिक समस्या है। जैसे कांग्रेस ने लंबे समय तक देश पे हुकूमत किया, तो एक जमाने में आप लोगों को पता होगा कांग्रेस कहती थी शासन करना, सरकार चलाना हम ही को आता है। मगर समस्या क्या है, विपक्ष में नहीं रहे हैं, इसलिए विपक्ष में रहना नहीं आता है। एक परिपक्व विपक्ष कैसे होना चाहिए और देश को समझना चाहिए, शायद वो समझ नहीं पा रहे हैं या समझना नहीं चाह रहे। हमारी सरकार जो आई है, मोदी जी की सरकार, इसने सोच भी बदला है और परिमाण भी बदला, यानी थिंकिंग और मैग्नीट्यूड दोनों को चेंज करने का प्रयास किया है। बाकी सब बातों पे हम बहस कर सकते हैं। छोटी सी बात है, जब अटल जी की सरकार गई थी
तो देश की विकास दर 8.4% थी। मनमोहन सिंह जी ने जब कुर्सी छोड़ी तो 4% के आसपास विकास दर आ गई थी। मोदी जी ने वहां से उठाकर 7.6% तक पुनः लाने में सफल रहे। और बहुत सी इतनी बातें, 28 करोड़ जनधन अकाउंट बनने हों, या कहां 67 साल में 12 करोड़ लोगों को एलपीजी सिलेंडर मिला था, हम 5 करोड़ दे रहे हैं, 2 करोड़ से ऊपर दे चुके हैं, चाहे 7.75 करोड़ लोगों का मुद्रा का लोन लेना हो, या जितने भी इतने बड़े परिमाण के ऊपर सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भारत पिछले 2 वर्षों में 4 से 5 गुना की बढ़ोतरी करने में सफल रहा, सारे गांवों में इलेक्ट्रिफिकेशन करने का विषय हो, अगर हम देखें तो जितने भारी परिमाण पर और जितना बदलाव सरकार ने लाया है। और एक बात यह कहूंगा, इस सरकार आने के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक छवि बनी है कि भारत जिसको सॉफ्ट स्टेट कहा जाता, वो युग खत्म हो गया। वो चाहे सर्जिकल स्ट्राइक रही हो, चाहे बलूचिस्तान का मुद्दा उठाना हो, या अभी जो हमने पाकिस्तान की चौकियों को ध्वस्त किया है, तो हमें बहुत साफ है, न भारत को आप कमजोर देश आंक सकते हैं, न भारत को आप एक कह सकते हैं कि धीमी गति से चलता हुआ देश आंक सकते हो। और अंत में एक वाक्य कहूंगा, देखिए साहब, किसी को मकान बनाने को मिले तो समतल मकान पे बनाना बहुत आसान है, हमें तो 60 फुट के गड्ढे में से मकान खड़ा करना था ना, तो बहुत कुछ गड्ढा पाटने में भी समय चला गया। गड्ढा पाटने में समय चला गया। लेकिन रणदीप सुरजेवाला जी, पहले इशू की बात करें, कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं ने इस पर सवाल उठाया कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई ही नहीं, अगर हुई है तो सबूत लाए जाए। कल जो सेना ने वीडियो जारी किया उसमें साफ तौर पर बताया गया है कि पाकिस्तान की चौकियों को, पाकिस्तान के बंकर्स को सेना ने किस तरह तबाह किया। क्या आपको अब भी लगता है कि मोदी जी ने 56 इंच के सीने में कोई कमी आ गई? इसको 2 नजरिए से देखने की आवश्यकता है। पहली बात, उस समय भी प्रश्न पूछा गया और आधिकारिक तौर से पार्टी की तरफ से हमने कहा, हमने सेना को भी बधाई दी, सरकार को भी बधाई दी और कहा कि सेना की बहादुरी पर किसी व्यक्ति को, और वो चाहे कांग्रेस का व्यक्ति हो, चाहे बीजेपी या किसी और दल का, आपको प्रश्न पूछने या उठाने का अधिकार नहीं। हम सबको सेना की मदद के लिए उनके साथ खड़ा होना चाहिए और पड़ेगा, अनिवार्य है। इस देश में पिछले 3 साल में अकेले कश्मीर में 205 सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए, जो अपने आप में 70 साल में सबसे बड़ा नंबर है, आप गवाह हैं। पूरे देश में 650 से अधिक सैनिक वीरगति को प्राप्त हो चुके। अकेले कश्मीर में 92 नागरिकों की जान गई, पूरे देश में 850 नागरिकों की जान गई। जम्मू कश्मीर में 1343 बार 70 साल में पहली बार कश्मीर में सीमा का उल्लंघन पाकिस्तान के द्वारा किया गया। सर्जिकल स्ट्राइक पहली बार हुई हो ऐसा नहीं है। एक सरकार वो हो सकती है जो सेना को अख्तियार दे, सर्जिकल स्ट्राइक करें, पूरा कड़ा जवाब पाकिस्तान को दे, पर उसकी वोट ना बटोरे, उसके पोस्टर यूपी में लगाकर स्वयं का गुणगान ना करे, क्योंकि बहादुरी सेना की है, निर्णय सेना का है। और मैंने तिथि के साथ बताया था कि इन 4 मौकों पर इससे पहले सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई, ये 5वीं है, 5ओं का स्वागत है। परंतु ये कहना मेरी सेना और आपकी सेना, मैं इसे अच्छा विचार नहीं मानता। सेना सबकी है, आज आप सत्ता में हैं तो सेना आपके साथ काम करेगी, कल कोई और सत्ता में है, सेना उसके साथ काम करेगी। सेना देश के लिए काम करती है, ना कांग्रेस ना बीजेपी। दूसरा, अगर 56 इंच का सीना इतना बड़ा है और करें, बहुत अच्छी बात है, हम सब साथ रहेंगे, तो उसके बावजूद इतनी ज्यादा जम्मू कश्मीर और देश की हालत बुरे क्यों हैं? और बलूचिस्तान की आप बात कर रहे थे, उसी बलूचिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से चीन गदर एयरपोर्ट तक सड़क बना रहा है लगभग $25 बिलियन से। तो हमारा अधिकार जो पीओके और पर था, या बलूचिस्तान की जो एक अलग मूवमेंट थी, उसका क्या होगा? शब्दों में, टेलीविजन स्टूडियो में लड़ाई जीतना बहुत अच्छी बात है, पर जमीनी हकीकत क्या है? जमीनी हकीकत है कि सैनिक मर रहे हैं, जमीनी हकीकत है कि नागरिक मर रहे हैं, जमीनी हकीकत है कि पाकिस्तान उग्रवादी हर रोज धकेल रहा है, जमीनी हकीकत है कि सरकार को पाकिस्तान के बारे में नीति पता नहीं। कभी आईएसआई को बुला लाते हैं, कभी आप वहां दावत खाने पहुंच जाते हैं, कभी साड़ी शॉल डिप्लोमेसी और कभी लाल आंख है। रास्ता क्या है पाकिस्तान को लेकर, ये बताएं। ठीक है, तो अब बड़ा सवाल यहां पर यह है कि जो 2 आरोप हैं, उसमें पहला आरोप यह है कि सेना का राजनीतिकरण हुआ सर्जिकल स्ट्राइक 1 के बाद,
टू हमने कल देखा, हम उसको टू कह रहे हैं, हालांकि वो सर्जिकल स्ट्राइक नहीं है, वो सीधी स्ट्राइक है पाकिस्तान के बंकर्स पर और पाकिस्तान की पोस्ट पर। और दूसरा, अभी तक 3 साल हो गए हैं, लेकिन ना पाकिस्तान के मुद्दे पर हम कहीं आगे बढ़ पाए हैं और न ही ऐसा लगता है कि पाकिस्तान को लेकर कोई कंसिस्टेंट पॉलिसी हमारे पास है। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है। हमें समझना चाहिए कि क्षमता सेना की होती है, मगर निर्णय लेने का कार्य राजनीतिक नेतृत्व करता है और उस नेतृत्व को उसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही परिणाम सामने फेस करने पड़ते हैं। मैं पूरी विनम्रता से पूछना चाहूंगा, तो कांग्रेस क्यों कहती है सन 71 में बांग्लादेश इंदिरा गांधी ने बनवाया? कहिए जनरल जैकब ने, जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा और जनरल सैम मानेकशॉ ने बनवाया। कारण यह था कि वो निर्णय उस समय की इंदिरा गांधी की सरकार ने लिया कि आपको जाके करना है। उसी ढंग से 1996 में नरसिम्हा राव की सरकार परमाणु विस्फोट नहीं कर पाई। वैज्ञानिक तो तैयार थे 96 में भी, मगर अटल जी की सरकार ने 98 में करके दिखाया। आज स्थिति यह है कि मैं ये कहना चाहूंगा, अगर ये लोग कहते हैं साहब पहले हुई थी, ये जानते हैं किस तरह की बात है कि परीक्षा में कोई प्रश्न आया, आपने उसका उत्तर नहीं लिखा, बाद में जब कहा गया कि नहीं इसका उत्तर, जी वो तो मुझे पता था, वो मैंने लिखा नहीं मगर मुझे पता तो था कि ये उत्तर था। तो इसलिए मेरा ये कहना है वो राजनीतिक इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि आप ये कह सकें कि हमने यह कार्रवाई की है। और एक सिर्फ बात लास्ट पे कहूंगा साहब, ये कश्मीर का जो मुद्दा है ना, ये दुनिया में इकलौता मुद्दा है, भारत में नहीं, अकेले नहीं, दुनिया का इकलौता मुद्दा है जहां बड़ा और मजबूत देश यूनाइटेड नेशंस में गया था, कमजोर और छोटा देश नहीं गया था, जहां जीतती हुई फौज ने युद्ध विराम किया था, हारती हुई फौज ने नहीं। इसलिए वो एक बड़ी भारी लीगेसी है समस्याओं की, जिसको कि हम मोदी जी अपनी क्षमता और प्रतिभा के साथ निरंतर सॉल्व कर। लेकिन सवाल यह है कि कश्मीर में जो पीडीपी और बीजेपी का अलायंस हुआ है, क्या आपको लगता है वो जो अलायंस है वो आपके लिए घातक साबित हुआ है? क्योंकि पीडीपी का जो कोर वोट बैंक था, जो कि साउथ कश्मीर में रहता था, वहां पर हालात हाथ से पूरी तरह से निकल चुके हैं। ऐसा क्यों है और क्यों पत्थरबाजों को सरकार कंट्रोल नहीं कर पा रही? देखिए, पीडीपी और हमारे बीच में तमाम मुद्दों पर मतभेद होने के बावजूद कश्मीर के हित में हम लोगों ने साथ मिलकर सरकार बनाई और चीज में गुणात्मक परिवर्तन भी हुआ है। जब पीडीपी की इनके साथ मिलकर सरकार थी, तब याद करिए वो अफजल गुरु के पक्ष में बयान देते थे, और हमारे साथ सरकार है, एलानिया तौर के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस में महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जो बच्चे जा रहे हैं पत्थर मारने आर्मी के कैंप्स के ऊपर, वो दूध अडवल रोटी लेने के लिए नहीं जा रहे। लेकिन मुफ्ती मोहम्मद सईद ने यह भी कहा था कि पड़ोसी का शुक्रिया, उन लोगों का शुक्रिया जिन्होंने चुनाव में मदद की। वो एक्सट्रीमिस्ट की बात कर रहे थे, आतंकवादियों की बात कर रहे थे और पाकिस्तान की बात कर रहे थे, और मोदी जी बगल में बैठे थे। बिल्कुल आपने सही बात कही। एक तो मैंने प्रेसिडेंट की बात कही, जो मुफ्ती जी साहब ने भी कहा था, तो मैं ये भी याद दिलाना चाहता हूं, पंजाब में आतंकवाद का दौर जब खत्म हो गया था, उसके बाद अकाली दल में भी तमाम ऐसे एलिमेंट्स थे जो एक्सट्रीमिस्ट और एंटी नेशनल की परिधि तक में आते थे, परंतु हमने अकालियों के साथ गठबंधन किया और उसके बाद धीरे धीरे देखिए वहां स्थितियां पूरी तरह राष्ट्र की मुख्य धारा में आने में सफल हुई। तो उस ढंग से हमारा एक प्रयास है और हमें उम्मीद है कि कश्मीर के उन एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स को भी अंततः हम राष्ट्र की मुख्य धारा में लाने में सफल होंगे। क्या भारतीय जनता पार्टी बताएगी कि बुरहान वानी के परिवार को मुआवजा क्यों दे रहे हैं पीडीपी बीजेपी की सरकार? बुरहान वानी तो कुख्यात उग्रवादी था, मुठभेड़ के अंदर फौज पर हमला किया, मारा गया। तो आप दिल्ली में अलग भाषा बोलते हैं और जब आप कश्मीर पहुंच जाते हैं, श्रीनगर में अलग भाषा बोलते हैं। आसिफा अंद्राबी जो भारत के खिलाफ हर रोज बयान देती हैं, उसको आप क्यों एंटरटेन कर रहे हैं? मसरत आलम के बारे में आपकी सरकार ने उसको रिहा किया। मसरत आलम घोषित तौर से भारत के खिलाफ देशद्रोह करता है, परंतु आपकी सरकार ने उसे रिहा कर दिया। इसलिए कम से कम अपने गिरेबा में अवश्य झांक लें। और धारा 370 अब कहां गुम हो गई? तो मैं 3-4 घटनाएं बताता हूं, इन सबका मिलकर बताइए देशद्रोह उसके ऊपर। ये बताइए, सोनिया गांधी जी की आंखों में बटाला हाउस इनकाउंटर के आरोपियों के लिए आंसू आ जाते हैं। दिग्विजय सिंह जी जाकर मुंबई में एक पुस्तक का विमोचन करते हैं जिसमें लिखा रहता है 26/11 इज द आरएसएस कॉन्स्पिरेसी, जबकि इनकी सरकार कहती है कि हाफिज सईद ने किया था। अब आप ये बताइए कि यदि इस प्रकार की बातें इनके नेता आजमगढ़ में जाकर आतंकवाद के आरोपियों के घर के ऊपर आंसू बहाते हैं और उस समय सेना के जवानों के यहां जाने में उनको समस्या होती है। इन्हीं की सरकार में एक ऐसा विचित्र केस हुआ कि इशरत जहां के केस, जिसमें देश की 2 एजेंसीज एक दूसरे के खिलाफ खड़ी हैं। डायरेक्टर आईबी कह रहा है कि इशरत जहां आतंकवादी है और
इनकी सीबीआई कह रही है कि आतंकवादी नहीं। और मजेदार बात यह है कि इससे पहले कोई निर्णय आए, सारे नेता इनके कह रहे हैं कि इशरत जहां बिहार की बेटी है। मुझे यह नहीं समझ में आता है कि एक नहीं, दो नहीं, इतना ही नहीं। मैं एक और बात याद दिलाना चाहता हूं, 2006 मार्च केरल की असेंबली, मौलाना मदनी कोयम्बटूर हमले का मुख्य आरोपी, कांग्रेस और वामपंथी दोनों ने मिलकर सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित किया। पूरी की पूरी असेंबली में एक भी विधायक ने अगेंस्ट वोट नहीं दिया। उत्तर भारत में लोगों को पता नहीं होगा कि मदनी को छोड़ दिया जाए जो मुख्य आरोपी था। मुझे यह नहीं समझ में आता है कि हर मुद्दे पे आप आतंकवादियों के पक्ष में नजर आते हैं, ऐसा क्यों है? अब मुझे इन सारी घटनाओं का मिला के जवाब देंगे तो मुझे लगता है देश के किसी भी नेता को या नागरिक को समझने में समस्या नहीं होगी कौन कहां खड़ा है। नहीं, फिर हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि हमने काफी देशद्रोह, देशभक्ति, कश्मीर, पाकिस्तान सब कुछ डिस्कस कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, जरूर देंगे। एक बात आपने देखी, जो मैंने सवाल उठाए उनमें से, जो कि बहुत बुद्धिमान है मेरे मित्र, मैं इनकी तारीफ इसीलिए नहीं करता, जो मैंने सवाल उठाए उनमें से किसी का जवाब नहीं दिया। लुकिंग लंदन टॉकिंग टोक्यो इसी को कहते हैं। बात कहीं, बात लेकर गए कहीं पर, मैं उसका भी जवाब देता हूं। हेमंत करकरे ने तफ्तीश की थी, जो सबसे डेकोरेटेड शायद पुलिस के अधिकारी हैं, जो 26/11 के हमले में मारे गए, इशरत जहां केस की। और उन्होंने ये बताया कि इशरत जहां की किस प्रकार से हत्या हुई थी गुजरात में। ये बहुत कम लोग जानते हैं कि वो तफ्तीश की रिपोर्ट हेमंत करकरे की थी। और 26/11 के बाद जब मोदी जी गए तो हेमंत करकरे की धर्मपत्नी से मिलने गए, उनकी मृत्यु के बाद, उनके शहीद होने के बाद, और उनको पैसा देने की कोशिश की गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पे 50 लाख। हेमंत करकरे की धर्मपत्नी ने वो दुत्कार दिया और कहा, मैं शहीद की पत्नी हूं, मेरे पति ने देश के लिए शहादत दी है, मुझे पैसों की आवश्यकता नहीं। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। फैक्ट्स की बात करें, अगर किसी चीज ने सबसे ज्यादा मारा कांग्रेस पार्टी को 2004 से लेकर 2014 तक, वो थी महंगाई और भ्रष्टाचार। मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताता हूं, एक ही सवाल में फैक्ट्स लूंगा क्योंकि फैक्ट्स बहुत बोझिल हो जाते हैं। उपभोक्ता महंगाई दर आपके वक्त 31 मार्च 2014 को 9.45 थी, अब 3.81 है। रुपया बनाम डॉलर आपके वक्त 60 था, अब 65 है। औद्योगिक उत्पादन आपके टाइम माइनस में था, अब पॉजिटिव 5.2 है। होम ब्याज पर दर आपके वक्त 10.25 थी, अब 8.60 है। जीडीपी ग्रोथ आपके टाइम 6.60 थी, अब 7.10 है। इसी तरह विदेशी मुद्रा भंडार भी बढ़ा है, विदेशी निवेश भी बहुत बड़ा है, राजकोषीय घाटा कम हुआ है, निर्यात कम हुआ है और सेंसेक्स जो है 30,000 के आसपास पहुंच गया है। तो ये फैक्ट्स नहीं बताते कि वाकई 3 सालों के अंदर कुछ सुधार हुआ है। आपने महंगाई की बात की, एक बात भूल गए इसमें बताना कि कच्चा तेल जो है वो $108 प्रति बैरल था, अब $45 प्रति बैरल रह गया। मैं सही कह रहा हूं? बिल्कुल ठीक। यानी 2,33,000 करोड़ रुपए सालाना आप बचाते हैं केवल उससे। परंतु रुपया अगर उस हिसाब से लगाएं, अगर कच्चे तेल की गई हुई कीमतों का ही अगर आप फायदा दे देते जनता को और कुछ नहीं, तो 36 रुपए होता आज पेट्रोल का भाव, जो लगभग 60 रुपए से ऊपर है। अलग अलग शहरों में अलग अलग है क्योंकि टैक्सेस जुड़ते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, महंगाई की मापदंड है, उदाहरण के तौर पर दाल 230 रुपए तक बिकी, अभी भी 80 रुपए के करीब 70 और 80 रुपए पे होवर करती है। आदरणीय मोदी जी ने जब 70 रुपया कांग्रेस के समय में दाल हो गई थी तो देश की सरकार को उखाड़ने की दुहाई दी थी। 44 रुपए किलो आप किसान को दाल का रेट देते हैं। मैं जब दाल मेरे खेत में लगाता हूं, मैं किसान का बेटा हूं और दाल पैदा करता हूं, तो मुझे तो आप 44 रुपया से 45 रुपया यानी 4500 रुपया, कभी कभी 5,000 रुपया, तो 50 रुपया देते हैं। बाहर से जो दाल एडानी साहब, एडानी विल्मर कंपनी, में नाम बता देता हूं, वो आयात करके लाई, उस दाल का भाव था 43 रुपया किलो। उसमें आप 10 रुपया ट्रांसपोर्टेशन जोड़ लीजिए, 10 रुपया मुनाफा जोड़ लीजिए, 50 लगा लीजिए तो 70 हो गई। 230 कैसे बेची थी आपने? आप किसकी दाल गला रहे थे ये भी बता दें। 2 लाख करोड़ से ज्यादा मैंने साबित करके दिखाया, आपकी तरफ सरकार से जवाब नहीं आया। 2 लाख करोड़ का घोटाला केवल दाल के अंदर था। अब आप रुपये पर आ जाइए। मोदी जी मजाक उड़ाया करते थे इस देश के प्रधानमंत्री का, याद करिए, और आप चश्मदीद गवाह हैं कि रुपये की कीमत जो है डॉलर के मुकाबले में ऐसे ही गिरती है जैसे प्रधानमंत्री की उम्र बढ़ रही है। और
तब तो 60 रुपए था, 65 हो गया, मोदी जी की उम्र के नजदीक चला गया। तो अब क्यों नहीं कह रहे? अब माननीय वित्त मंत्री जी की उम्र के नजदीक चला गया। सुधांशु जी देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि भाई ये किन लोगों से मिलते हैं, कौन से आंकड़े में कौन से जाके दाल का भाव देखते हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। इतना होने के बाद भी कांग्रेस को आटे दाल का भाव समझ में नहीं आ रहा है। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जब इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पेट्रोलियम की कीमतों की बात कही तो अर्ध सत्य बताकर एक चीज छुपा गए कि अंतर्राष्ट्रीय मंदी लगातार चल रही है पिछले कई वर्षों से। तो हमारी यह ग्रोथ रेट अंतर्राष्ट्रीय मंदी के बावजूद है, इस यथार्थ को भी हमको समझना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं कि इन पूरी परिस्थितियों में यदि हम देखेंगे तो हमारी सरकार ने जितनी विपरीत अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां थी और जिस प्रकार का डेफिसिट छोड़ के गए, मैं एक उदाहरण देता हूं, पेट्रोलियम में कीमतों में कमी आई है, जितना पैसा पूरा देना चाहिए था, ये सही है कि उसमें से दो चीजों के लिए पैसा रोका गया सरकार द्वारा। एक, जो पिछली सरकार के समय में व्यापक घाटा छूट के गया था, एक पोर्शन उसके लिए जाता है। दूसरा, हमने राजमार्ग के निर्माण के लिए पैसे को डाइवर्ट किया हुआ है। ठीक है, दूसरे मुद्दे पर हम आते हैं, भ्रष्टाचार। केवल 2 लाइन में कहना चाहूंगा। एक तो शायद मेरे मित्र भूल गए कि राष्ट्रीय राजमार्ग का पैसा सेंट्रल एक्साइज से नहीं दिया जाता, उस पर वाजपेयी जी के समय से 3 रुपया लीटर अलग से सेस है राष्ट्रीय राजमार्ग का। तो वो नया नहीं है, शायद तथ्यों को करेक्ट करने की आवश्यकता है। दूसरा, तो राष्ट्रीय राजमार्ग को पैसा तब से ही जाता है, वो 3 रुपया लीटर का अलग से सेस है जो आप तब से वसूल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा, 1 करोड़ जो सिलेंडर छोड़े भी थे उनकी सच्चाई भी सुन लीजिए। 23 लाख लोगों ने वापस दरख्वास्त दे दी कि भैया बड़ी गलती हुई है हमसे, हमारी तो सब्सिडी जो छोड़ी थी अब हमने गलती कर दी, अब हम वो वापस लेने वाले हैं, क्योंकि आपने गैस सिलेंडर का भाव 850 रुपए कर दिया। तो क्यों कोई छोड़ेगा? अब देखिए, एक बात फिर कहूंगा, देखिए समझदार व्यक्ति को यह नहीं बोलना चाहिए जब आप कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में पेट्रोलियम की कीमतों के अनुसार सब कुछ यहां तय होता है, फिर आप कहें कि कर दिया। दोनों बातें आपस में विरोधाभासी है कि नहीं? जब बाजार तय कर रहा है तो किसी ने क्या कर दिया? सरकार तो सब्सिडी तय कर सकती है, वो सरकार ने गरीब और जरूरतमंदों को दी। 1 करोड़ से अधिक ऐसे घर जो जिंदगी में नहीं सोच सकते थे कि उनके यहां कभी गैस का चूल्हा आएगा, वहां गैस का चूल्हा पहुंचाने का काम किया है। तो हमारी इस खास पेशकश में वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन हमारी बहस सुधांशु जी और रणदीप सुरजेवाला साहब के साथ जारी है। आप लोगों ने नोटबंदी का तगड़ा विरोध किया, आपने कहा कि नोटबंदी गलत है, इससे बड़े लोग लाइन पे नहीं लगे, लेकिन आप इसको एक मूवमेंट में बदलने में असफल रहे। चाहे गरीब आदमी हो चाहे अमीर आदमी हो, दोनों ने इसको हाथों हाथ लिया। आज भी मेरा यह मानना है कि नोटबंदी इस देश की अर्थव्यवस्था, गांव और गरीब पर, साधारण शहर के जनमानस पर बहुत बड़ा प्रहार था, है, और इसके दूरगामी परिणाम देश को भुगतने पड़ेंगे। सच है, भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जीती है। मैं सबसे पहला व्यक्ति था जिसने पार्टी की ओर से आपको शुभकामनाएं दी। जब आप जीतेंगे, जब लोग आप पे विश्वास दिखाएंगे, तो लोगों ने आप में विश्वास व्यक्त किया है। परंतु चुनाव जीतने का यह मतलब नहीं कि दूसरा व्यक्ति जनता की बात भी ना रख सके। मेरे चाहे 1 MLA हो या 7 हो या 15 हो या 50 हो, इस देश की जनता की बात रखना विपक्ष का दायित्व है। और नोटबंदी के क्या परिणाम हुए? अब जो हाल में इनके आपका जो लेबर यूनियन है, उसका मैं नाम भूल जाता हूं, जो आप लेबर यूनियन चलाती है, भारतीय मजदूर संघ। भारतीय मजदूर संघ के अध्यक्ष का यह कहना, मैं नहीं कह रहा, बीजेपी के पार्टी के लोग कह रहे हैं कि नोटबंदी से 50 लाख नौकरियां गई हैं। उनका बयान है, आप कहें तो मैंने ट्विटर पर लगाया था, आप देख सकते हैं। मैं नहीं कह रहा, तो क्या वो झूठ बोल रहे हैं? तो फिर आप उन्हें निकालते क्यों नहीं, वो झूठ बोल रहे हैं? तो नोटबंदी से सबसे ज्यादा नुकसान किसको हुआ? गांव के गरीब और किसान को हुआ। छोटी छोटी गृहिणी और उद्योग जो छोटे छोटे उद्योग धंधे हैं उनको हुआ। और अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो इस देश में सबसे बड़ा उत्पादन पैदा करने वाला है, हाल के ही सरकार के आंकड़े दिखाते हैं कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लोनिंग और रिकवरी दोनों रुक गई हैं। पिछले 5 महीने से ना कोई पैसा आ रहा ना कोई जा रहा। अनऑर्गेनाइज सेक्टर इस देश में 70% से अधिक रोजगार पैदा करता है। यानी कोई पान वाला बैठा है, कोई टायर पंचर वाला बैठा है,
कोई इस प्रकार का साधारण काम करने वाला बैठा है, इसे अनऑर्गेनाइज सेक्टर कहते हैं। सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी का हुआ तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर का हुआ, इस देश की अर्थव्यवस्था का हुआ, इसीलिए इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डाउन है। और नोटबंदी के 3 कारण बताए थे। पहला कहा कि नक्सलवाद और उग्रवाद रुकेगा। मैं आपसे पूछता हूं दीपक जी, आप आंकलन कर सकते हैं, क्या नक्सलवाद और उग्रवाद रुक गया? उसके बाद 5 दिन के अंदर ही उग्रवादियों से नए नोट पकड़े गए। उसके बाद कितने बड़े उग्रवादी हमले उरी से लेके सब जगह हुए। उसके बाद 2 बार नक्सलवादियों के बड़े हमले हुए, तो नक्सलवाद और उग्रवाद तो रुका नहीं। दूसरा कहा काला धन आ जाए, सारा रुक जाएगा। आज तक सरकार ये नहीं बता पाई, आरबीआई के गवर्नर ये नहीं बता पाए कि कितना काला धन पकड़ा गया। ठीक है, नोटबंदी से क्या हासिल हुआ सुधार? देखिए, मैं कहूंगा ये फेक करेंसी क्या वापस आती है क्या? ये बोलने से पहले सोचना चाहिए। जिसके पास फेक करेंसी वो कभी बैंक में जमा करने जाता ही नहीं है, तो फेक करेंसी गवर्नमेंट कैसे बता सकती है? वो तो एक अनुमान होता है कि ये काम कर रही है। और दूसरी बात, नोटबंदी को लेकर कांग्रेस की पीड़ा को हम समझ सकते हैं, क्योंकि जितने नोट उन्होंने इकट्ठा किए थे उसको लेकर जो उनको समस्या हुई होगी वो हम समझ सकते हैं। और सरकार ने दोहरा वार कर दिया। पॉलिटिकल पार्टीज के पास पहले अधिकार था कि 20,000 रुपए तक की वो डोनेशन दिखा सकते हैं कैश में, बगैर किसी को का डिटेल दिए हुए कि कहां से लिया। हमारी सरकार ने उसे घटा के 2,000 रुपए कर दिया, तो और समस्या हो गई। तो इसलिए मैं ये कहता हूं कि नोटबंदी को लेकर, हां, ये मैं ईमानदारी से कहता हूं कि 1-2 क्वार्टर तक उसका थोड़ा प्रतिकूल प्रभाव रहना था, जो कि वित्त मंत्री ने कहा था। मगर यही नोटबंदी भारत के विकास का एक बड़ा आधार बनकर खड़ी होगी। इसने भारत के अंदर न सिर्फ राजनीतिक शुचिता लाने का काम किया है, बल्कि गरीब से लेकर अमीर तक को भारी परिवर्तन करने में योगदान दिया। और एक बात सिर्फ कहूंगा दीपक जी, और देश का कोई व्यक्ति ईमानदारी से सोच ले, इस नोटबंदी का निर्णय यदि किसी अन्य प्रधानमंत्री ने लिया होता तो क्या ऐसा हो पाता जनता का समर्थन जैसा था? यह नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का प्रमाण है, जनता में उनके प्रति विश्वास का प्रमाण है। और एक और बात मैं कहूंगा कि इतने बड़े विद्वान अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह जी, जो कि मेरे ख्याल से इकोनॉमिक्स के मामले में बहुत बड़े जानकार हैं, वो ऐसा निर्णय नहीं ले सकते थे। जो अर्थव्यवस्था में परिवर्तन मोदी जी ने करके दिखाया। इसीलिए कहा जाता है कि 2 और 2 का जोड़ हमेशा 4 नहीं होता। सोच समझ रखने वालों को कुछ नादानी दे मौला। अब रणदीप जी, सबसे बड़ी बात अगर कही जाए तो प्रधानमंत्री ने ऐसी कई योजनाएं शुरू की है, आप उनको अभी क्रिटिसाइज करते हैं, जो दूरगामी होंगी, जैसे स्वच्छ भारत। एक अवेयरनेस पैदा हुई है, क्योंकि स्वच्छता रखना एक अवेयरनेस का ही मामला है। जैसे जनधन, लोगों के खाते खुलवाना, जैसे जीएसटी, आप जीएसटी में कहेंगे कि आपका भी क्रेडिट है, बाकायदा आपका क्रेडिट है। और साथ ही साथ उन्होंने डिजिटल भारत और कैशलेस इंडिया की बात की, ये जो वाकई दूरगामी है। हम आज की नहीं, 2050 की बात कर रहे हैं। आप इनके लिए उनको बधाई नहीं देते? देखिए, स्वच्छ भारत को साफ करना, साफ सुथरा रखना महात्मा गांधी के समय से आज तक अनिवार्य है। इसलिए अगर आप कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, पर मैं सिर्फ याद दिला दूं, निर्मल भारत योजना का नाम स्वच्छ भारत रखने से भारत स्वच्छ नहीं हो जाएगा। झाड़ू लेकर फोटो खिंचवाकर अखबार में छपवाने से भारत स्वच्छ नहीं हो जाएगा। केवल इश्तहार देने से भारत स्वच्छ नहीं हो जाएगा। स्वच्छ भारत के लिए जरूरत है सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल मैनेजमेंट, सीवरेज डिस्पोजल, सीवरेज क्लीनिंग प्लांट्स, सफाई कर्मचारियों की तनख्वाह। आप इसी शहर से ले लीजिए जहां आप बैठे हैं, एमसीडी में आपका शासन है। कितनी बार एमसीडी के सफाई कर्मचारी, और आज भी इनके मेयर ओथ ले रहे हैं, वो हाहाकार कर रहे हैं। दिल्ली, शायद आपको नहीं मालूम, मैं दोबारा बता दूं, दिल्ली आज भी 30% सीवरेज साफ करती है। बाकी हम जब पानी देते हैं हरियाणा से दिल्ली को तो 6 बीओडी पे देते हैं, जब हम लेते हैं तो 32,000 बीओडी पे लेते हैं। और पूरा गंदा पानी पलवल, फरीदाबाद, हमारे इस इलाके में आप जाएं कभी देखें तो नदी का रंग काला है। इस देश में कितना पैसा आपने सीवरेज डिस्पोजल के लिए दिया? लगभग न के बराबर। कितना पैसा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए दिया? न के बराबर। कितना पैसा नए सफाई कर्मचारी रखने और वेस्ट कलेक्शन के लिए दिया? न के बराबर। फोटो खिंचवाने से भारत स्वच्छ नहीं हो सकता। जनधन योजना वही योजना तो है जिसमें कांग्रेस ने 18 करोड़ खाते खोलकर दिए थे।
डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से जोड़ने के लिए। तो उस जनधन योजना में सबको आपने ये नारा दे दिया कि जो काला धन आएगा 15 लाख वो इस खाते में जमा करवाएंगे, और लोग बेचारे जो हैं वो वोट तो दे बैठे, आज तक इंतजार में हैं, बोलते हैं अच्छा आप यूपी की वोट दे दो, इसके बाद जमा करवा देंगे। अब जो काला धन पकड़ा गया डिमोनेटाइजेशन के बाद, इसके बाद जमा करवा देंगे। वो सारे खाते, उनमें से 72% खातों में तो भैया 1 रुपया ही नहीं, तो खाली खातों का क्या करोगे? स्किल इंडिया की आपने बात की, क्या ये वही प्रधानमंत्री कौशल योजना नहीं जो मनमोहन सिंह जी ने शुरू की थी और टाटा के प्रमुख को इसका हेड बनाया था, आप याद करें। परंतु स्किल इंडिया का आंकड़ा इनकी मिनिस्ट्री ने रिलीज किया है कि अगर 100 आदमी ट्रेन किए तो उनमें से 11 ही नौकरी योग्य पाए गए, यानी जो 90 या 89 है उनकी डिग्रियां ही वर्चुअली फर्जी पाएगी क्योंकि ट्रेनिंग की नहीं गई। तो केवल आंकड़ों के नाम पर फोटो खिंचवाना एक बात है, इस देश में आमूलचूल बदलाव करना एक बिल्कुल अलग बात है। आपको नहीं लगता कि ये लॉन्ग टर्म सस्टेन करने वाली योजना है? देखिए, कांग्रेस के सामने एक दुविधा है जो अभी इनके वक्तव्य से झलक रही है। एक तरफ आप ये कहना चाहते हैं कि साहब से योजनाएं आपकी थी तो फिर स्वागत करिए, समर्थन करिए, मगर जब समर्थन की बात आती तो आप विरोध करते हैं। तो भाई दोनों तर्क एक साथ नहीं चल सकते, या तो कहिए योजना गलत है या फिर ये मत कहिए कि हमारी है। खैर, स्वच्छता की बात कही, देखिए हमारी सरकार ने कहा जो आपने प्रक्रियाएं बताई, टेक्नोलॉजी बताई, वो तो तमाम सरकारें करती हैं। मानसिकता बदलने का काम मोदी जी ने करके दिखाया है। आज ईमानदारी से देखिए, हम और आप कोई भी होंगे, अगर हमारे हाथ में बाई चांस कोई पॉलिथीन का पैकेट या कोई ऐसा यूज किया हुआ रैपर होता है, तो अगर हम उसको सड़क पे कोई फेंकने की सोचे तो एकदम से मन में झिझक आती है कि नहीं फेंकना चाहिए। लोग गाड़ी में रख लेते हैं या हाथ में रखकर और जाकर उसको डस्टबिन में फेंकते हैं। यह सोच बदलवाने में हमारी सरकार ने सफलता हासिल की है। और एक और बात जो आपने कही वो बिल्कुल सही बात कही थी अभी इससे पहले वाले वक्तव्य में, कि बहुत सारे लोग इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे हैं। क्या हुआ है, तो मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। मुद्रा बैंक की योजना हमारी सरकार ने शुरू की उन गरीब लोगों के लिए जिनको सिर्फ 10,000 से लेकर 10 लाख तक का लोन चाहिए, बड़ा नहीं चाहिए, और जिसमें कोई खोमचा लगाने वाला है, कोई ट्रॉली चलाने वाला है, कोई ऑटो चलाने वाला है, उसको 2-4 लाख रुपए का लोन मिल जाए तो उससे वो बहुत कुछ कर सकता है। मगर अफसोस कि वो 2-4 लाख रुपए कैश नहीं ले पाता और उसके लिए गारंटी नहीं होती। 7.25 करोड़ लोगों को मुद्रा योजना के अंतर्गत ये छोटा लोन दिया गया है। यदि हम उसमें से केवल 60% के द्वारा भी एक एडिशनल रोजगार का सृजन, वो इनफॉर्मल सेक्टर जिसका इन्होंने उल्लेख किया है, वो मान लें तो मैं मान सकता हूं कि 5 से 5.5 करोड़ रोजगार या तो सृजित हुए या सृजित होने की प्रक्रिया में है। इसीलिए नौकरी का मतलब सिर्फ नौकरी नहीं है, बल्कि स्वरोजगार के द्वारा अपनी आजीविका कमाने की क्षमता युवा को देना, वह सोच बदलने का एक प्रयास है। ठीक है, हम कंक्लूड केवल एक लाइन में जोड़ना चाहूंगा। देखिए, एक कहावत है हिंदी की, नाम बड़े दर्शन छोटे, वो कर रहे हैं। मैंने मुद्रा योजना के आंकड़े निकालकर देखे, सिर्फ आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा। आज तक आपकी सरकार ने 1800 करोड़ रुपए दिए और पैसा ही नहीं दिया। 1800 करोड़ में ही 8 करोड़ लोगों को 4-4 लाख दे दिए, तो 8 करोड़ को अगर 4 से गुना करो तो मेरे मित्र 32,000 करोड़, 3.5 लाख करोड़ का लोन दिया गया है मान्यवर। 1800 नहीं, 3.5। जो बैंक लोन देते हैं रूटीन में, आपने क्या किया, जितने बैंकों ने लोन दिया रूटीन के अंदर, उन सबको इकट्ठे करके कहा ये मुद्रा के लोन है। तो इसलिए नाम बड़े दर्शन छोटे। ठीक है, वैसे एक बात ये कहूंगा, नाम बड़े दर्शन छोटे यदि किसी में देखना हो तो राहुल गांधी जी को देख लीजिए, कितना बड़ा नाम है गांधी परिवार का, और जब कृतित्व दिखता है तो सामने दिखता। और एक और बात है, वहां तो कई बार संसद का सत्र समाप्त होता है, उसके बाद दर्शन ही नहीं होते, कहां चले गए। ऐसा है कि आप व्यक्तिगत आक्षेप तो लगा लीजिए, परंतु सवाल यह है कि ठोस नीतियों पर यह सरकार लीपापोती के अलावा कुछ नहीं कर पाई। और लीपापोती और लच्छेदार भाषण और बड़बोली बातों से अगर ये देश चल सकता तो ये देश चांद पर पहुंच गया होता, जैसे आपने हमारे मंगलयान का उद्घाटन करके क्रेडिट खुद ले लिया। जैसे अगर इनकी बात में सच्चाई होती तो कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में 7% वोट मिलता, इतनी कम सीटें मिलती। वो जो कांग्रेस का गढ़, गांधी परिवार का गढ़, वो प्रांत, मतलब मुझे तो इसके ऊपर वो शेर याद आता है, आज उत्तर प्रदेश में जो कांग्रेस की स्थिति पहुंची उसको लेकर, कि आज उतनी भी मैं नहीं है मैखाने में जितनी कि हम छोड़ दिया करते थे पैमाने में। रणदीप जी, ये गुजरात जाकर जरूर कहिएगा। आप जो दैट्स लाइटर,
आप जब बात करते हैं कि हम 2019 में टक्कर देंगे, बड़ी टक्कर देंगे, कांग्रेस की सबसे बड़ी कमजोरी है आपकी वीक लीडरशिप। एक तरफ नरेंद्र मोदी जैसी एक्सेप्टेबिलिटी वाला लीडर है, दूसरी तरफ राहुल गांधी है जिनको एक रिलेक्टेंट पॉलिटिशियन माना जाता है। कभी हाँ करते हैं, कभी ना करते हैं, कभी 4 कदम चलते हैं, 2 कदम पीछे जाते हैं, कभी देश में ही नहीं होते हैं। तो क्या वाकई इस वीक लीडरशिप और रिलेक्टेंट पॉलिटिशियन के साथ आप 2019 में जाने को तैयार है? दीपक भाई, अगर मैं आपको ये कहूं, एक तरफ है इवेंट मैनेजमेंट, बहुत अच्छे लच्छेदार भाषण, हर रोज जैकेट्स और नए नए सूट, बहुत अच्छी मीडिया मैनेजमेंट, जिसमें इन चारों बातों में हम कमजोर हैं, मैं मानता हूं। पर सरलता, साफ गोई, जो बात ईमानदारी से कहो उस पर अमल करो और वादे को करके कभी तोड़ो मत, ये राहुल गांधी। तो हो सकता है कई बार, महात्मा गांधी कहा करते थे, कई बार लड़ाई में लगता है कि सच्चाई हार गई, निर्मलता और सजगता हार गई, सादगी हार गई। परंतु महात्मा गांधी ये कहते थे कि सच्चाई को आवरण की आवश्यकता नहीं, और राहुल गांधी वो सच्चाई है जिसे आवरण में हमें रखने की आवश्यकता नहीं। क्योंकि मैं अगर 2 लाइन में इसे कहूं, ये मुझसे बेहतर जानते हैं शेरो शायरी, मैं तो हरियाणा का किसान हूं, कि हम तो दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चलेंगे रास्ता बन जाएगा। पर रास्ता बन कहां रहा है, यही तो दिक्कत है। देखिए, रास्ता पंजाब में बना, रास्ता बिहार में बना, रास्ता गोवा में भी बना, और रास्ता, और वहां आरोप लगे कि कांग्रेस के नेता सोते रहे होटल में जाके। देखिए ऐसा है रणदीप जी, कांग्रेस के बारे में यह परसेप्शन हो गया है कि कांग्रेस एक पिछलग्गू पार्टी हो गई है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? बिहार में तीसरे नंबर की पार्टी, उत्तर प्रदेश में दूसरे नंबर तीसरे नंबर की पार्टी, पश्चिम बंगाल में आपने जो अलायंस किया उसमें आप जूनियर पार्टनर। तो कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी क्या सिर्फ राज्यों में एक जूनियर पार्टनर बनकर रह जाएगी? 2 बातें उठी, मैं दोनों का एक लाइन में जवाब देता हूं। ठीक कहा आपने, मोरारजी देसाई जी को भूल गए जब बता रहे थे अपने नेताओं के बारे में। मेरे मित्र भूल गए कि 1977 में मोरारजी देसाई जी भी जनता पार्टी के प्रधानमंत्री बने थे, क्योंकि इनका मानना है कि अब मोरारजी देसाई तो चुने हुए नेता थे नहीं, उनको तो जयप्रकाश नारायण साहब ने मनोनीत किया था। तो क्या हम मान लें कि मोरारजी देसाई जी चुने हुए नेता नहीं थे? और एक बात और याद रखें, 1989 के बाद गांधी नेहरू परिवार का कोई सदस्य न सरकार का हिस्सा रहा, न प्रधानमंत्री और मंत्री रहा। आप अगर देख लें, कांग्रेस की 15 साल सरकार रही, 15 साल में पहले पीवी नरसिम्हा राव साहब रहे प्रधानमंत्री, तो कांग्रेस अध्यक्ष को रोटेशन पे डाल देना था, और 2 बार डॉक्टर मनमोहन सिंह जी रहे। तो इसलिए यह कहना कि केवल एक ही परिवार का व्यक्ति प्रधानमंत्री या मंत्री बनता है, मुझे लगता है इस देश के जनमत का अपमान है, और महात्मा गांधी के निर्णय का अपमान करना। महात्मा गांधी ने यह फैसला किया, और दोनों सरदार पटेल, वही सरदार पटेल जिन्होंने आरएसएस को महात्मा गांधी का हत्यारा बताकर प्रतिबंधित किया था, उस सरदार पटेल को महात्मा गांधी ने देश का गृह मंत्री बनाया और पंडित नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया। आप तो उनके साथ सरकार बना रहे थे जो पाकिस्तान का समर्थन कर रहे थे पश्चिम बंगाल में। तो इसलिए ये ना ही कहें तो अच्छा है, इतिहास के पन्ने उखाड़ेंगे तो आपका सारा इतिहास आ जाएगा। और उसी पंडित नेहरू ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब को निमंत्रण दिया, और अपने विरोधी होते हुए भी ये उनकी उदार हृदयता थी कि उन्होंने कहा सबको इस देश के विकास में साथ बढ़ना है, और उन्होंने उनको अपने मंत्रिमंडल के अंदर मंत्री बनाया। ये थे। अब आपने पार्टियों की बात की, उत्तर प्रदेश में लंबे समय से हम इस कोशिश में हैं कि हम सबसे बड़ी पार्टी के तौर पे अपना धरातल पा सकें, पर आप ये देखेंगे कि 1980 के दशक से आज तक हम उसमें कामयाब नहीं हुए। इसलिए कहीं कहीं वो बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, बंगाल हो, हमने गठबंधन किए, मैं मानता हूं, पर वो गठबंधन इसलिए किए कि अपनी पार्टी को पुनर्स्थापित करना है, हमारी विचारधारा को पुनर्स्थापित करना है, और हमारी विचारधारा सरकार के अंदर प्रतिबिंबित हो, उसका आंकलन नजर आए, ये करना है। इसलिए हमने किया। एक दिन आएगा जब हम यहां अपनी पार्टी को अकेले खड़ा कर पाए। क्या वो दिन आएगा जब ये अकेले खड़ा कर पाए?
क्योंकि उत्तर प्रदेश में नहीं है, बिहार में नहीं है, पश्चिम बंगाल में कमजोर है, मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी है लेकिन वहां पे लोगों में झगड़ा है, छत्तीसगढ़ में अजीत जोगी अलग हो गए, कई सारे फैक्टर्स हैं कांग्रेस के सामने। बस मैं एक मुहावरा कहना चाहूंगा, भाई मैं लखनऊ का रहने वाला हूं, तो जो पुराने नवाबी खानदान के लोग थे मैंने बचपन में सुना, तो वो लोग कभी अपने पुराने जमाने की याद करते थे तो कहते थे अमा मियां वो दिन लद गए जब उस्ताद लल्लू खा फाकते उड़ाया करते थे। आखिरी सवाल रणजीत जी, क्या कांग्रेस आने वाले चुनाव में बीजेपी के खिलाफ महागठबंधन बनाएगी? राहुल गांधी पर जो दबाव है कि वो पद नहीं लेते हैं, मुझे अध्यक्ष नहीं लेना, मुझे प्रधानमंत्री नहीं बनना, मुझे मंत्री नहीं बनना, तो इस बार इसको लीड करने के लिए लीडर ऑफ अपोजिशन का बदलेंगे? कांग्रेस पार्टी उन सब समूहों, व्यक्तियों और दलों से बात करेगी जो भारत की मूलभूत विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए हमारा समर्थन करेंगे। हर प्रांत की अपनी एक परिस्थिति है। पंजाब में हमें गठबंधन की आवश्यकता नहीं, उत्तर प्रदेश में या बिहार के अंदर हमें गठबंधन की आवश्यकता लगी, हमने बनाया। पश्चिम बंगाल में हमें लगी, हमने बनाया। असम में हमें नहीं लगी, हमने नहीं बनाया। तो यह कहना कि इसका कोई एक राष्ट्रीय निर्णय हो सकता है शायद अभी प्रीमेच्योर होगा, परंतु मैं ये कह सकता हूं, राजनीतिक दलों को भी छोड़ दीजिए, हम हर उस व्यक्ति और समूह और संगठन के पास जाएंगे, उस निर्धन से निर्धन, गरीब से गरीब, साधारण से साधारण व्यक्ति के पास जाएंगे जो इस सरकार की नीतियों से उत्पीड़ित है, और हमारा गठबंधन इस देश की जनता से होगा और उसमें जो और जुड़ना चाहे उसका स्वागत है। और राहुल गांधी जी शर्तिया उस गठबंधन का नेतृत्व करेंगे और कांग्रेस करेंगे। इनका गठबंधन जानते किन दलों से होगा? वो तीन चीजें जिसको देश की जनता ने रिजेक्ट कर दिया है, भ्रष्टाचार, परिवारवाद और अल्पसंख्यकवाद। वही दल जो इन तीनों में आकंठ डूबे होंगे उन्हीं के साथ इनका गठबंधन होगा। मगर देश की जनता इतनी विवेकशील हो गई है कि किसी वाद में नहीं पड़ेगी, वो केवल विकास और राष्ट्रवाद के साथ रहेगी। चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा तीखा डिस्कशन हुआ है और वाकई दोनों ने बड़ी इंसाइट्स दी अपनी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में। तो 3 साल मोदी सरकार की में ये थी हमारी सबसे खास पेशकश, जिसमें बीजेपी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुधांशु जी थे और साथ ही साथ रणदीप सुरजेवाला जी जो कि कांग्रेस के मीडिया प्रभारी है। जाहिर सी बात है अभी 2 साल सरकार को और बाकी है और इसी तरह कांग्रेस और एनडीए के अंदर, बीजेपी के अंदर नोकझोंक चलती रहेगी। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगा